ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशन में, झूठे आरोपों का सच। और यहाँ पर हम पुरुषों की अनकही कहानियों का अनावरण करते हैं। हम ये बताते हैं दुनिया को कि पुरुषों पर भी कितना अत्याचार हो रहा है और कितने सारे झूठे आरोप लग रहे हैं जिसका सच का पर्दाफाश किया जाता है। दोस्तों मेरा नाम विनोद तिवारी और हम दोबारा से यहाँ पर आज एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ में एक नई कहानी के साथ आए हैं। और इससे पहले मैं आपको आगे ले चलूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं हमारे नए मेहमान की तरफ में। उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि वो हैं कौन और कहां से आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर गुजरात की धरती अहमदाबाद से, कर्णावती से, और जिनके बारे में, सज्जन के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वे दरअसल इन सब अत्याचारों से पीड़ित रह चुके हैं। और वो सब होने के बाद में उन्होंने जूझ करके बड़ी समझदारी के साथ में अपने आप को ओवरकम किया, उससे बाहर निकले और बाहर निकल करके खुद को नहीं निकाला बल्कि कई हजारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने अपना एनजीओ शुरू किया और आज गुजरात में वो बहुत बड़े लेवल पर कई सारे हजारों लोगों की जिंदगियों को टच करते हुए लोगों की जिंदगी में बहुत खुशहाली ला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ देवड़ा जी की। दशरथ देवड़ा जी नमस्कार। जी साहब नमस्कार। नमस्कार। केम छो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपकी छत्र छाया है, अभी मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच। और आपने हमें यहाँ बुलाया, ये ब्रॉडकास्ट के खूब धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छी गुजराती नहीं आती तो उस केम छो मजा में ही आता है। हाँ, पूरी वार्तालाप उसमें सब कुछ आ गया, बहुत कुछ बोल दिया आपने। धन्यवाद। तो हम हिंदी में सारी बातें करेंगे। जी जी। तो दशरथ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस हमारे पॉडकास्ट में। जी सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि गुजरात में तो आपको काफ़ी लोग जानते हैं लेकिन बाहर के कई सारी स्टेट्स में आपको लोग नहीं जानते, तो थोड़ा सा आपका एक संक्षिप्त परिचय कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी शिक्षा और लोकेशन और फिर आपकी शुरुआत की ज़िंदगी के बारे। जी सर, मेरा नाम दशरथ देवड़ा है। मेरा जन्म ही यहाँ का ही है, अहमदाबाद में। हम राजस्थान बिलोंग करते हैं। अच्छा। मूल। अच्छा जी। और सिरोही जो है ना, वहाँ से हम उठे हुए। अच्छा। हाँ, वास्तविक में मेरा ओरिजिनल नाम है दशरथ जी देवड़ा जी। और गुजरात में पढ़े लिखे जी तो नाम दशरथ देवड़ा रह गया है। अच्छा। हाँ, और मैंने बहुत कम पढ़ाई है, मेरी कोई पढ़ाई नहीं है। मैं जी। 7 तक पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरे बोलने में कोई गलती हो तो मैं निशानी बताता हूँ, 5 और 2 यानी 7 कक्षा ही पढ़ा हूँ। आगे मैं कहीं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम आर्थिक परिस्थिति जो बोलते हैं ना, आर्थिक यानी पैसे के बारे में, इकोनॉमी में बारे में बराबर लो है हम। जी। अच्छा। तो मेरे पिताजी ड्राइवर थे। अच्छा जी। और हम 5 भाई है तो 5 भाई ड्राइवर थे। अच्छा। अब नहीं रहा, मगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ जी। 1994 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अब बात ये है कि हम ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे एक अच्छी लिमिटेड कंपनी में, यानी शॉफर यानी ड्राइवर। अच्छा। वो गाड़ी चला रहा था मैं। जी।
CMD की, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की। अच्छा जी। अब मेरा जो ससुराल वाले हैं हाँ जी। वो सिसोदिया खानदान के हैं, अच्छा। पाली जिला में, राजस्थान में। अच्छा जी। उनसे हमारी शादी हुई थी। जी। शादी होने के बाद में 7 साल हो गए हमको यहाँ अहमदाबाद में। फिर कोई ऐसा उन लोगों को, मैं ड्राइविंग कर रहा था वो पसंद नहीं था। हमारा छोटा सा मकान था, घर था, वो उनको पसंद नहीं था। अच्छा। वो लोग पैसा से हर तरह से बहुत मजबूत थे। अच्छा। काफी धन दौलत वाले थे, हवेली है उन लोगों के पास जी। तो कहने का मतलब ऐसा है, जैक और चेक दोनों उनके पास था। अच्छा। जैक और चेक। जैक और चेक, चेक यानी पैसा, जैक यानी पहुंच बहुत तक की उन लोगों के पास थी। तो हम तो बहुत छोटे घर के थे, छोटे हिस्से में थे, हमारी परिस्थिति खराब थी। और अभी 2 दिन पहले की अभी मैंने याद किया था, 8/5/1994 कि आज का दिन मेरा बहुत भयंकर दिन था। ओहो, शादी की सालगिरह? नहीं, जो कांड किया था उन लोगों ने। ओहो, अच्छा। हाँ। किस सन में शादी हुई थी? शादी तो 85 में। 1985। हाँ, 1985 में शादी किया था। और 8 तारीख 5वां महीना 1994, अच्छा। उस दिन हमारा घर के सत्यानाश हो गया था, बिल्कुल सर्वनाश हो गया था। शुरुआत वहां से हुआ, स्टार्टिंग। ओहो, अच्छा। तो मेरा घर असारवा के अंदर है, मेरा माँ बाप रहते हैं, मेरे भाइयों सब रहते हैं। हम परिवार में 13 लोग थे। अच्छा, वेरी गुड। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जी। और मेरी जो नौकरी जो थी, मैं ड्राइविंग कर रहा था, वो पत्रकार कॉलोनी विजयनगर जो बोलते हैं ना, वहाँ, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ मैं सेपरेट रहता था, मेरी पत्नी और मैं दोनों जनी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो वो छोटा सा रूम था, 200 रुपया किराया था, वो उनको पसंद नहीं था। अच्छा। और मैं गाड़ी चलाता था, वो भी उनको पसंद नहीं था। उन लोगों ने बहुत बार बताया कि हम एम्बेसडर कार लाके देवे आपको, मारवाड़ आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, वहाँ रहो, यानी घर जमाई तरीके। अच्छा। वो मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अभी वे उस वक्त मेरी उम्र का शादी की 21 साल की थी। अच्छा। 7 साल के बाद में मेरी वो 28 साल की उम्र हो गई है। जी। और 28 साल के 29 साल के अंदर अंदर मेरा जो फ्यूचर था वो बहुत भयंकर था, खतरनाक, डेंजरस था। मेरी पत्नी, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर, वो कहीं वो लोगों ने गुम कर दिया, उठा के ले गए उनके अंडर में ही। ओहो, अच्छा। और राजस्थान से, वहाँ से मेरा साला, मेरी साली और कोई अन्य लोगों को लेके, और पुलिस थाना, जब नारायणपुरा पुलिस थाना वहाँ था, वहाँ पे कोई ऐसी फरियाद दिया होगा, नहीं दिया हो, तब मैं नहीं जानता था कायदा कानून के हिसाब से। तो उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारी लड़की को, हमारी बच्ची को मार डाला है, तो हड्डी दे दो, और जला दिया हो तो राख दो, ऐसा ब्लेम हमारे पर किया था। तो पुलिस वहाँ से, नारायणपुरा से यहाँ आ गई असारवा में। अच्छा। हमारे पूरे परिवार को बड़ा डब्बा लेके भी आया था, पुलिस का जीप भी थी और बहुत बड़ा डब्बा था। सारे को सारे घर में से सबको उठा के ले गया पुलिस थाने में। ओके। वो दिन जो है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। सही बात है, सही। आधी रात को भी मुझे उठा के बोलोगे ना, तो वो रात, वो दिन, वो तारीख, वो साल, वो महीना, मैं हर कभी भी किसी भी उसमें बता सकता हूँ कि वो कांड कैसा था। पुलिस थाने में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे दादी, मेरे बड़े भाभी, मेरे भतीजी, सबको उठा के अंदर लॉकअप में कर दिया था। तब हम कायदा कानून नहीं जानते थे, तो हमको बहुत बड़ी मुसीबत हुई। फिर समाज के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो लोग आ गए सब जानने के लिए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब हम तो जानते नहीं थे ये क्या हुआ, हमको पता ही नहीं। तब जाके पूरी रात पुलिस इंस्पेक्टर जो बोलते हैं, पुलिस थानेदार अमलदार बोलते हैं उसको, गोविंद भाई पटेल, उसका नाम भी मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने मुझे इतना मारा पुलिस थाने में। मेरी मम्मी को इतना बड़ा वो डंडा था, वो PI IPS रखते हैं ना, इतना वो डंडा उनके पास था। मेरी मम्मी को मैं यहाँ गोदा मारता था वो ऐसे कर करके। और मेरी जो सिस्टर दोनों थी, दोनों को बाल पकड़ के दीवार पे माथा बछड़ा किया था उन्होंने। अब इतना भयंकर जो हमने देखा, वो मेरी माँ को
बहुत मारा था उस वक्त। हाँ 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 फिर पूरी रात हम लॉकअप में रहे। हाँ हाँ सुबह में 7 बजे हमने सोचा कि भी अभी हमको जमानत पे छोड़ देंगे, कोर्ट पे ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही पुलिस स्टेशन पे छोड़ दिया। चलो लड़की को खड़ी कर दिया सुबह में, हाँ। बोले लड़की मिल गई, अब छोड़ो छोड़ो, जाने तो छोड़ दो। छोड़ दिया उन लोगों ने। तो एक मिनट में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो जिस तरीके का केस बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये बात इस सदी की नहीं बल्कि शायद 94, मतलब हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस वक्त के अंदर में एक व्यक्ति जो कि एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उस व्यक्ति के साथ भी इतना घनौना इस तरीके से इल्जाम लगाना, और न केवल उस व्यक्ति बल्कि उसकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित करना जी, उस केस के लिए, उस इल्जाम के लिए जो हुआ ही नहीं। हाँ। और बाद में उन्होंने सुबह बगैर किसी के वैसे ही छोड़ दिया कि हाँ, चाहिए, लड़की मिल गई। नो कोई एप्लीकेशन, नो कोई एनसी फरियाद, नो कोई एफआईआर, कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड। ऐसे ही मुझे हम सबको उठा लिया, पूरी रात लॉकअप किया तो कोई बात नहीं, मगर जो हमको जो बिना बहुत मार, उस वक्त मेरा बाल अमिताभ बच्चन की तरह बहुत बड़ा बाल रखता था, तो बाल पकड़ पकड़ के मुझे बहुत दीवार पे मारा हुआ है। और वो मेरे माइंड के अंदर ऐसा मुझे थोड़ा सा हेमरेज हो गया है। वो हर महीने में आज की तारीख में सैनिक गोली में खाता हूँ, मेरा माथा बहुत दुखता है कभी कभी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कौन जिम्मेदार अब वो है? 27 साल 28 साल हो गया वो गोली में, आज भी मैं खाता हूँ और मैं जेब में रखता हूँ। सैनिक गोली आती है, उसके पहले एक मेगा नाम की गोली आती थी, वही डाइक्लोफेनिक सोडियम की आती है। अच्छा। सर के मेरा बहुत दुखता है, उस वक्त मैं लेता हूँ गोली, वो मार के वजह से। तो दशरथ जी फिर कहाँ कहानी ने मोड़ लिया? फिर कहानी, फिर मैं तो ड्राइवर था, सुबह में छोड़ दिया 7 बजे, हम हमारे असारवा घर पे आ गए। वो जो छोटा सा मकान था वो खाली करवा दिया। वापस मेरा घर, थोड़ा सा सामान था, चूल्हा, प्राइमर वगैरह, जो घर का जो सामान था वो सब यहाँ वापस मेरे घर पे आ गए। अब लोगों ने बोला कि भाई वो आ गई, मिल गई, अच्छी बात है, वो ले गए उनके मायके वहाँ, 15 दिन महीने के अंदर वो वापस भेज देंगे। मगर हाँ, हमने ऐसा सोचा था। अच्छा। फिर ऐसा नहीं हुआ, सीधे राजस्थान जाके 498 वो मुकदमा मेरे पर कर दिया, और दूसरी एफआईआर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो दहेज के प्रताड़ित जो बोलते हैं ना, वो भी मुकदमा मेरे पर किया। 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी मेंटेनेंस के बारे में, एलिमनी जो बोलते हैं, उसका भी मुकदमा मेरे पर किया। और एक फौजदारी गुना एक दाखिल किया। तो 4 मुकदमा मेरे पर फटाफट कर लिया, और मैं पेशी पे जाता रहा राजस्थान पाली में। आप अहमदाबाद रहते थे, राजस्थान में पाली में केस लड़ने के लिए जाते थे? हाँ। और वो 498 के बारे में मेरे अलावा 12 लोगों का नाम था, यानी मैं, मेरे मम्मी पापा 3 को छोड़ के 10 का नाम और लोगों का था। यानी आपकी बहन भी? मेरी बहन बनेवी, दोनों बहन, दोनों जीजाजी। अच्छा। और मेरे माता पिता तो थे, मेरे दादी थे, मेरे भाभी थे, मेरे भतीजा था, मेरा भतीजी थी, भतीजी भी? हाँ, सबका नाम। हाँ, और जो रात को पुलिस स्टेशन में जो हमें हेल्प करने आए थे ना, उनका भी नाम लिख दिया था। यानी अंकल थे ना, जैसे कोई अंकल लगता है, कोई ये मामा लगता है, उन सबका भी नाम लिखा था। 10 लोगों का फालतू नाम लिखा था। अब वो 10 लोगों का नाम निकालने के लिए 30,000 रुपया एडवोकेट ने हमारे पास से लिया था वहाँ उस वक्त भी। ये 10 को नाम निकाल दो, मैं और मेरे माँ बाप तीनों हर पेशी पे आएंगे। अच्छा। तो वो एक लोग का नाम कमी करने के लिए 3,000 रुपया, तो 10 लोगों का 30,000 रुपया हमने यहाँ से ब्याज से लिया था। उस वक्त की बात है। आज आप 3 लाख गिन लो भले, बराबर। तो ऐसा 30,000 रुपया दिया, 10 लोगों का नाम कमी करवा लिया। फिर मैं हर पेशी पे जाता। मेरी माँ हमेशा के लिए बोलती थी कि बेटा कभी भी कोर्ट कचहरी में जावे तो अकेला मत जाना, ऐसा हमेशा के लिए मेरी माँ बोलती थी। तो मैं किसी साथ को, किसी मेरे यार दोस्त को मैं लेके जाता था। तो जब भी मैं जाता था ना कोर्ट में, पाली में, तो वहाँ जाता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है पेशी। वहाँ जाता हूँ, मजिस्ट्रेट नहीं है, जज नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है, आज कोई वकील नहीं है, आज सरकारी वकील नहीं है। तो मुझे 7 साल मैंने कोर्ट कचहरी में धक्का खाया है, ऐसा करते करते 1994 से लेकर के 7 साल तक? हाँ, 2002 तक। फिर रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट में यही रहा कि मुझे 498 में निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया। बहुत सुंदर। और वो यानी फर्जी मुकदमा था, वो स्पष्ट दिखता है, कोई हमने गुनाह किया ही नहीं था। नामदार कोर्ट ने ऐसे ही निर्दोष छोड़ दिया था।
दूसरा 406 में श्रीधन के बारे में, वो भी कुछ सामान नहीं था, वो तो खाली ऐसे ही परेशान करने के लिए लगा दिया था, तो वो भी खारिज कर दिया। मेंटेनेंस का पैसा ऑर्डर हुआ था 175 रुपया, यानी पौने 200 रुपया। अच्छा। उस वक्त की बात है। सही है। फिर 2000 की साल में तो 500 से अधिक हो गया था, अच्छा। तो 175 रुपया था, तो वो 20,000 रुपया भी मैंने भरा था उस वक्त। नहीं भरा था तो वहाँ की कारागृह बोलते वहाँ पाली जिला में, वहाँ भी मैं जेल में गया था। 125 काउंट 3 यानी रिकवरी, जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973-74, उसकी धारा 125 सब क्लॉज 3 यानी रिकवरी, कुर्की बोलते हिंदी में, तो कुर्की मेरे पर लग गया था। तो पैसा भरा और जेल में से, कारागृह में से मैं बाहर आया। फिर धीरे धीरे अब मैं बहुत परेशान हो गया। उसके वो बीच के अंदर मैं 2 साल में सब संन्यास ले लिया था, मैंने छोड़ दिया था पूरा। हिमालय में बद्रीनाथ में मैं माणा गांव बोलते हैं, बद्रीनाथ के आगे 3 किलोमीटर आगे माणा गांव में मैं एक जंगल जैसा था एकदम पहाड़ों इलाके में, वहां मैं रुका था 2 साल तक। तो एक गुरुजी मिला था मुझे, वो 7 सिद्धि प्राप्त थे। वो गुरुजी का नाम था राज योगी ओमकारनाथ। तो अहमदाबाद में थे, उनकी गाड़ी में चला रहा था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, और वही मुकदमा के अंदर 7 महीने के अंदर 94 में 7 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 7 लोगों का मृत्यु हो गया था मेरे घर में। ये 498 के बारे में। हाँ, 94 में 6 महीना होता है ना, 94 में 5वां महीना बराबर, तो 7-12 दिसंबर महीना आता है ना, तो वो 7 महीना हो गया। उसमें 6 लोगों का मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ को आघात लग गया था कि मेरे बेटे पर ऐसा क्यों, क्या हो गया। हमने जिंदगी में पुलिस चौकी नहीं देखी थी, पुलिस थाना नहीं देखा, कोर्ट कचहरी नहीं देखा, बोले मेरे बेटे पर ऐसा क्यों। मेरी दादी गुजर गई, मेरा पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी का अंकल थे वो गुजर गए, मेरे भाभी थे, मेरे भतीजा था, मेरी भतीजी थी। स्टेप बाय स्टेप 3 लोगों का लिए तो 12वां भी करने का होता है हमारे समाज के अंदर। तो जैसे बाल आया वापस, फिर वापस टकला होने का दिन आ गया। 3 बार यानी पैसा खर्च के 12वां करने का होता है। तो समाज के अंदर नाम था, तो लोग पैसा ऐसे ही देते थे, हाथ उठी के देते थे, बोले कि लो ये खर्चा करो, खर्चा तो करना पड़ेगा, ये दादा है, दादी है, ये माँ है, 12वां तो करने का है। तो पैसा ले तो लिया, अब वापस लौटाएंगे कैसे। अब मेरा नौकरी धंधा कोई नहीं है, मुझे नौकरी कोई रखता नहीं है। वो सेठ जब रखता है तो बोले हमारा कोई बॉस आता है, कोई और गेस्ट आता है, तो ड्राइवर की जरूरत पड़ी है, और आप तो कोर्ट कचहरी में चले जाते हो, वो मुझे नौकरी बार मुझे निकाल देते, तो फिर मैंने नौकरी नहीं कर पाता। फिर गुरुजी मिल गए। गुरुजी पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन उन्होंने मुझे करवाया, और उनके पास ही मैं हिमालय में रहा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया, बोले सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। नाथ सांप्रदाय के गुरुजी थे, यानी कान फड़ा हुआ, वो कान चिड़ाया होता ना, वो अंदर कुंडल पहनते, वो नाथ जी थे। उनका मैं शिष्य था, उनका मैंने वो बन गया था। मैं बाबा ही बोलते शुद्ध भगत, मैं बाबा बन गया था। फिर गुरुजी ने बोला था, बोले आप बाबा या साधु बनने के लायक नहीं हो। हाँ, उन्होंने नफ में सब मेरी पूरी लाइफ बता दिया था कि आपका नाम पूरा भारत के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन होगा, और अच्छी पत्नी मिलेगी, एक अच्छा लड़का होगा, वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत महान व्यक्ति बनेगा, और लड़का होगा तो सोमवार के दिन होगा, 7:40 को होगा। ऐसा सब बताया था उन्होंने पहले से मुझे, मेरी भविष्य देख के मुझे बता दिया था। अगर मैं धारू तो मैं आपको संत साधु बना सकता हूँ मेरे स्वार्थ के लिए, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, किसी की जिंदगी में खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो बोले आप जाओ, आपका नाम बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन होगा, पूरा भारत में तो अब नाम होगा। ऐसा करके मैं नीचे आ गया। आया तो जैसे गुरुजी ने बोला था ऐसे ही होता रहा। मेरा मुकदमा चालू है, कोर्ट कचहरी चालू था। मैं 2 साल के बाद आया वापस। फिर सब लोग मुझे देखते थे, बोले कहाँ चले गए थे। मैंने बोला मेरा मन नहीं लगता था, मेरा घर, मुझे घर के अंदर कौन बोलेगा बेटा घर में आ। मेरी माँ तो नहीं थी, मेरा दादी नहीं थी, मेरा भाभी नहीं थे, बड़े भाभी, मेरा कोई कुछ भी नहीं था। फिर
97 की साल में एंड में एक बहुत बड़ा समाज मैंने इकट्ठा किया था। यानी दीपावली के बाद में वो महासम्मेलन बोलते हैं, वो सम्मेलन मैंने रच लिया। तो वहाँ पे एक लड़की मिल गई, उसको सब पता था कि मेरे पर ऐसा प्रॉब्लम है, 7 केस चलता है, 7 साल से चलता है, ऐसा कहीं मुकदमा मेरे पर चालू है और मैं पीड़ित बहुत हूँ। तो लड़की ने बोला कि भाई मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और जो गुरुजी ने बोला वही सेम आ रहा है, उसके साथ शादी किया। शादी पर हम आने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये कहानी में इनकी जो प्रताड़ना रही, यदि मैं बात करूँ 1994 से लेकर के 2000 तक के जो 6-7 साल की जो प्रताड़ना रही, उसका जिम्मेदार कौन है? इस व्यक्ति ने जो जितनी मानसिक स्थिति में जिस तरीके से कोमा में गए, जिस तरीके से प्रताड़नाएं झेली, जिस तरीके से उन्होंने 2 साल अपने बद्रीनाथ में जाकर के निकाले, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो कंपनसेशन देगा, जो इन्होंने 6-7 मुकदमे, झूठे मुकदमे लड़े और बाद में वो बाइज्जत बरी हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है मेरा पुलिस व्यवस्था से, ये सवाल है मेरे समाज से और ये सवाल है मेरा न्याय व्यवस्था से। एक व्यक्ति यही परिस्थितियों में आकर के एक गलत निर्णय लेता है, जैसा कि आजकल हम देखते हैं हत्याएं और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, यही सब में आदमी टूट जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे विरले पुरुष होते हैं जिन्हें अच्छे व्यक्ति का संज्ञान प्राप्त होता है और वो उनके शायद आशीर्वाद से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। जी, तो आपकी नई जिंदगी के बारे में बताइए कि शादी कैसे हुई और दोबारा फिर ये जो पत्नी मिली, हाँ। उन्होंने हिम्मत दिया। अच्छा। पढ़ी लिखी है, मेरे से बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा। बीए किया हुआ है। अच्छा। हाँ, उनका नाम है प्रेमिला। अच्छा। बराबर 1 साल के अंदर मेरा लड़का हो गया। अच्छा। और गुरुजी ने जो नाम बताया था वही नाम रखा है भोलेनाथ के हिसाब से। उनका नाम है आशुतोष देवड़ा। अरे वाह, बहुत सुंदर। बराबर है, आशुतोष नाम रखा हुआ है। सोमवार के दिन ही हुआ था, 7:40 को ही हुआ था। अच्छा। और उन्होंने गुरुजी ने जो भी बोला है वो आज एज इट इज है। फिर सर क्या है कि मैंने 7 तक तो पढ़ा था, वो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मगर जब मेरे पर ये इतना बीता हुआ था, मैं दिल्ली बार बार 3-3 महीने जाता था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, 30,000 कोर्ट देख रहा था, वहाँ पटियाला कोर्ट में मैं जाता था, ये क्या चल रहा है, मैं घूमने चला जाता था ऐसे ही। फिर देखा कि भी इस दुनिया के अंदर जीना हो तो क्या है महत्व, मुख्य मेन क्या है, ये सारे के सारे लोग डरते क्यों, किससे डरते हैं। फिर मैंने सोचा, बहुत मैं अखबारों बहुत पढ़ता था, अखबार पढ़ते मेरा इंटरेस्ट बराबर जर्नलिस्ट में हो गया, यानी पत्रकार में बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। फिर पढ़ाई करता बहुत रोज के 3 अखबार में पढ़ता हूँ, रोज एवरीडे 3 अखबार में पढ़ता हूँ। फिर हमारा एक प्रोफेसर है गुरुजी, रमेश तन्ना जी नाम है। अच्छा। वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, तो उनके पास भी मैंने बोला कि आप मुझे पढ़ाओ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं चाहिए मगर मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे पढ़ाओ। मैं डिग्री किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है, मगर मुझे खाली ज्ञान दो और मुझे पढ़ाओ कि ये एक महत्व क्या है, अक्षर और वांचू और समझना, पढ़ना और समझना क्या डिफरेंस है। वेरी गुड। बराबर। तो फिर मैंने बहुत डीप में उतर गया, फिर बहुत सारी बुक मैंने बहुत पढ़ी। उसके बाद में मैंने पढ़ाई करते मेरा माइंड चलने गया। फिर मैंने एक अखबार निकाला, क्राइम 10 नाम का, वो 98 का है। अभी मेरे पास सरकार मुझे एड भी देती है, एक्रेडिटेशन कार्ड भी है। अच्छा। और अच्छा चलता है। और वही अखबार स्पेशल मैंने इसलिए निकाला हुआ कि दुखी पतियों का ही मैं स्टोरी छापता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। लोग तो छापे नहीं छापे, मगर मैं मेरे हिसाब से लोगों का मैं हर हफ्ते में देखता हूँ कि कौन सा न्यूज लेने जैसा है, वहाँ पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ उनका घर पे मिल जाता हूँ। अच्छा। और कभी आपके पर क्या बीती हुई है, क्या क्या हुआ है, वो मुझे बता, फिर मैं छापता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपने जो है जर्नलिज्म में सिर्फ इसीलिए किया कि मैं कैसे पीड़ित पुरुषों की कहानियों को उजागर कर सकता। हाँ, और मुझे इतना पक्का मालूम है कि पुलिस पत्रकारों से बहुत डरती है। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये पत्रकार बनना जरूरी है। जब पत्रकार का बिल्कुल मैंने ज्ञान लिया, धरती फाड़ दिया जैसे कि, फिर अंदर बहुत डीप में उतरा कि गुजराती में એવું કહેવાય છે, જોયું જાણ્યું અને વિચાર્યું। हाँ, पहले देखो, फिर बाद में सोचो, फिर लिखो कि क्या है ये चीज। अच्छा। फिर जर्नलिस्ट का कोर्स कर लिया, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, फिर भी इसी तरह
अब मुझे ऐसा चला कि इस दुनिया में जीना हो तो और क्या चीज है, महत्व पूरी दुनिया आपके पाँव में कब आएगी कि लॉ इज सर्वोपरि है, कायदो सर्वोपरि है। फिर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट में मैं गया, यानी पुरावा क्या है, एविडेंस क्या है। आईपीसी मैंने डीप में गया, अंदर उतर गया, इंडियन पिनल कोड क्या है। ये आपकी जर्नी अभी दूसरी शादी के बाद में नहीं? हाँ, मेरी वाइफ अभी आए, वही मुझे हेल्प बहुत अच्छी तरह मुझे करते हैं। वो है तो मैं हूँ। हाँ, नो लाइफ विदाउट वाइफ, मैं पक्का मानता हूँ, मैं सिल्यूट मारता हूँ मेरी। अब मैं ये भी बताऊंगा कि एक पत्नी ये मुझे रोड पे लाई और एक पत्नी ये तो मुझे बहुत ऊपर ले आई। पर नारी तो नारायणी है, बराबर। मैं सिल्यूट मारता हूँ कि हर औरतों के बारे में ऐसा नहीं, मगर जो गलत कानून का इस्तेमाल करता उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं छाती ठोक के मैं बोलूंगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हर स्त्री का विरोध नहीं कर रहे, वो स्त्रियों का जो कानूनों का दुरुपयोग करती हैं और अपने फायदे के लिए मनी एक्सटॉर्ट करती हैं और पुरुषों को बिल्कुल सड़क पे ला देती हैं, उनकी इज्जत की भी मतलब परवाह नहीं करती, पूरी बेइज्जती कर देती हैं धड़ल्ले से। और इन्होंने अपनी जिंदगी में दो औरतों को देखा, एक औरत और दूसरी औरत बिल्कुल विपरीत निकली। दूसरी औरत ने इन्हें बना दिया। और कहावत भी है कि एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेडी कैन मेक और ब्रेक द फैमिली जी। वो मरा भी सकती है और वो तोड़ भी सकती है। हाँ, तो हम दशरथ जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो एनजीओ बना रखा है एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर में आज मुझे पता है कि हजारों लोग उसके अंदर में रजिस्टर्ड हैं। हाँ, उसकी शुरुआत कैसी हुई, उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? पुरुष पीड़ित तो ये धीरे धीरे मैं, पहले तो मैं मजबूत तो होना चाहता था कि मुझे मजबूत होना है, बराबर। अब मैं, मेरे पास कोई दुखी पति आया, मुझे पूरी कहानी बता रहा है, अगर मुझे पुलिस थाने में जाना है तो मुझे मेरा ज्ञान तो होना चाहिए ना लॉ के बारे में, बराबर। फिर मैंने पढ़ाई किया लॉ के बारे में, बराबर। इतना पढ़ा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने MA LLM किया हुआ है, मास्टर ऑफ लॉ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल लो बैकग्राउंड से आता है, उसने पैशन लेकर के मिशन के रूप में काम किया और उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को परिपक्व बनाया। आज मैं ये पूरी जो मेरी जो ये रुआटी है ना, वो सब सेक्शन है, सब मेरे हृदय के अंदर है। आज आप बैठे हो तो उसकी भी मैं धाराएं बता सकता हूँ, क्या कलम बता सकता हूँ। वेरी गुड। तो आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, CPC, यानी पुलिस एक्ट, कोई भी मुझे बताओ, मैं मेरे हइये में, मेरे हृदय के अंदर सब मुंह में है, फटाक करते मैं। अब मुझे पक्का मालूम हो गया कि इस दुनिया बड़ी जाली में, इस दुनिया के अंदर जीना हो तो कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब बड़ी बात कही। घर में से निकलते हो तो आपके पास अब फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार अपने को होना चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान के आर्टिकल क्या है। वो पुलिस वाला जो, वो भले अमलदार जो भी हो, DCP हो, कमिश्नर हो, मगर वो भी कानून के ऊपर तो नहीं है। सही बात है। कोई भी हो, कोई किसी को भी बातचीत करनी हो तो अपने पास वो कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो कानून का ज्ञान लेते आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे कहीं भी छोड़ दो। मैंने PIL भी किया था लोगों के लिए, हाई कोर्ट के अंदर, तब जाके मेरे पर 1 लाख रुपया पेनल्टी लगाई थी। फिर वो मैंने पढ़ाई किया था, फिर वापस मैंने 3 महीने के बाद गया तो वो माफ हो गया था। तो वो कानून जानता था उसके लिए। तो इनका जो संदेश है वो ये है कि कोई भी जो सरकारी महकमे या जो लोग हैं, इवन पुलिस और न्याय व्यवस्था, उन सबसे ऊपर कानून एक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। लेकिन वो आपको यदि कानून और व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पता तो आप बलि के बकरे बन सकते हैं। हाँ, मैं यही लोगों को मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि आपके ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्व आपको ही करना है। अगर जो प्रॉब्लम हुआ है तो आप इतनी सारे पढ़ाई किया है, आपने PhD किया हुआ है, डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने हुए, मगर लॉ का अगर कानून नहीं है तो 0 वैल्यू है। कानून को पढ़ना जरूरी है इस दुनिया के अंदर जीना हो तो। आपने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, मगर कोई पति पत्नी का मामला हुआ या कोई भी अन्य कोई प्रॉब्लम हुआ कायदा कानून के, तो वो पुलिस ले जाएगा, वकील ले जाएगा। तो उसका ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। तो देवड़ा जी, हमें थोड़ा सा NGO के बारे में बताएं कि अभी NGO किस तरीके से आपका मिशन? अभी NGO उसी मामले के, उसी सिलसिले के अंदर 1998 में मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया था जी। अच्छा। और गुजरात का और दिल्ली ऑल इंडिया का, दोनों का मैंने करवाया है। बराबर। तो आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
हमारी जो ऑफिस के अंदर दुखी पति वाहिनी लिखा हुआ है एम्बेसडर कार के ऊपर। दुखी पति वाहिनी, हाँ, वो एम्बेसडर कार, वो मेरे ससुराल वाले बोलते थे ना कि एम्बेसडर, तो उसके लिए मैंने, आज मैं दारू तो मैं 7 लाख की 10 लाख की कार ले सकता हूँ, मगर वही पुरानी एम्बेसडर कार ही मेरे पास है। वाह। तो उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, पत्नी पीड़ित पुरुष संघ दुखी पति वाहिनी, ऐसा लिखा हुआ है। कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाना हो तो मैं तुरंत कार लेके चला जाता हूँ। तो आपकी एक पहचान बनी हुई है, पहचान बनी हुई है, सिंबल बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। तो आपकी जो वो उसका फोटोग्राफ हम आपसे लेकर के और यहाँ पर जरूर इसको प्रदर्शित करेंगे। हाँ जी, आप रखना यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू। दूसरी बात क्या है कि एनजीओ जब किया था ने 1998 में, वहां से लगाकर तब फी थी 51 रुपये, यानी 51। दोस्तों, यहाँ पर हम कहानी जिनकी ले रहे हैं, उनकी कहानी में इन्होंने न केवल अपने आप को बल्कि लोगों को मदद करी, और एक ऐसे पब्लिकेशन से जो कि हिंदी और गुजराती दोनों में चलता है, और हजारों लोगों की कहानियाँ हजारों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इसको उन्होंने एक छोटी सी फीस रखी है जिससे इनके खर्चे भी निकल सकें। जी, बराबर। हाँ। और उससे इनका सर्कुलेशन होता है। दशरथ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस तरीके के बहुत सारे लोगों की मदद करी होगी जरूर, हाँ। तो आपके दिल को छू जाने वाला कोई ऐसा किस्सा जो लोगों के लिए भी कुछ कहानी उन्हें समझ में आ सके, कुछ ऐसा कोई किस्सा? ऐसा तो बहुत सारा है। हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, आपको जितना बोलूँ उतना कम है। सही बात। हर रोज हर नया प्रकार का ही निकलता है और आता हाँ है। जी। मगर मैं एक किस्सा ऐसा बता सकता हूँ आपको कि आप कोई भी हिंदी फिल्म के अभिनेत्री निरूपा रॉय जी, वो हाँ, जानते हैं। निरूपा रॉय जी हर पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी का माँ का रोल का किरदार करते हैं। हाँ, अब बिल्कुल। उनका बेटा का भी प्रॉब्लम था, तो उनका बेटे का नाम था किरण रॉय। अच्छा। हाँ, और वो कमल रॉय के पत्नी थे, जी। और कोकिलाबेन बलसारा नाम लिखवाते हैं। ओरिजिनल नाम है निरूपा रॉय जी का, अच्छा। कोकिलाबेन बलसारा, यानी भरूच के थे। अच्छा। उन्होंने सब मुझे एक पत्र भेजा, बोले आप हमको आपकी सहायता जरूरत है, आप आइए। तो वो पत्र भेजा, हम यहाँ मुंबई गए, पूरी कहानी सुना, तब जाके पता चला। अखबारों में तो छपा ही था कि भाई इनके ऊपर 498 हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अपने को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कितना कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं महिलाएं, पत्नियां। जी। तो उनकी बेटे की बहू ने 498 दाखिल किया था, उसका निरूपा जी का भी नाम था अखबार में। अच्छा। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो तो करोड़ों अब्बों की मालिक है। सही बात है। उनको कोई पैसे की कोई भूख नहीं है, या कोई कुछ डाउरी के कुछ मांग नहीं सकते सही हैं, बात। वो तो देने वाले थे। सही। फिर भी वो उनके बेटे की पत्नी ने 498 विले पार्ले में पुलिस थाना था, वहाँ पे FIR नोंद करवाई थी, अच्छा। और वो निर्दोष साबित भी हो गया, उनको डिवोर्स भी मिल गया। अच्छा। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट जो बोलते हैं ना, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B, यानी अरस परस के अंदर वो डिक्री हुक्मनामा भी उनको मिल गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, उनको डायरेक्शन दिया कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो। तो सामने उनके बंगले के अंदर 7 वकील भी बैठे थे, तो वो उनको जलन हो गया मुझे देखते हुए। अच्छा। मेरा कार्ड मैंने रखा, मैं पत्नी अत्याचार विरोध संघ का प्रेसिडेंट हूँ, गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। तो वो फीके पड़ गए, सब नर्वस हो गए, और मैंने जो गाइड किया उस हिसाब से उन्होंने जो काम किया ना, तो डिवोर्स हो गया, डिक्री हो। फिर उन्होंने अच्छा पत्र भेजा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से। केंद्र सरकार और सरकार कानून के हिसाब से, कानून बहुत अच्छा है, माँ बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, ये बात पक्की है। मगर जो ये कभी कभी कोई महिला है जो कानून का गलत इस्तेमाल करती है, वो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, देश को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, कितने साल से मैं कहता आया हूँ और कह रहा हूँ और कहूँगा, जब तक ये फेरबदल नहीं होगा, जब तक मैं यही कहूँगा कि भाई जब 498A है तो B हमको दो, 498B, दोनों का इक्वल हो गए, समकक्ष हो गए। बराबर। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए। पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अब बड़ी मारुति 1000 मारुति एस्टीम दे दिया है, तो कम से कम हमको साइकिल तो दो, तो हम धीरे धीरे चला के भी साथ में आएंगे। साथियों, हर चीज का यहाँ पर एक आयोग है। यहाँ पर पशु पक्षियों का आयोग है, हर महिला का आयोग है, हर चीज का आयोग है, लेकिन पुरुष का ही आयोग नहीं है।
और पुरुष के लिए कुछ ऐसी कानून व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये बात आपकी बहुत, मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत जबरदस्त जेन्युइन में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 98% कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब वही मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसा सोचना चाहिए, महिला 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 करके कोई पुरुषों का गला थोड़ी दबा देने का है, पुरुषों को मार थोड़ी देने का है। अब वो एक महिला है, एक पत्नी है, अब ये फरियाद करने जाती है तो सामने 4 महिला है, वो किसी की माँ है, वो बहन है, देरानी जेठानी है, ये 4 महिला गलत है, एक महिला है सही, ऐसा क्यों? ये भी एक प्रश्नाचिन्ह है। हाँ, वो भी तो महिला है, उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हो? तो ये नहीं सुनाई देते उन लोगों को। जब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं तो पुरुष का दिन क्यों नहीं मनाते? ये भी तो पुरुष को क्या समझते हैं, और हर जगह पे पुरुषों का ही योगदान है पूरा केंद्र सरकार के अंदर। बिल्कुल सही बात है। दरअसल कानून बनाने वाले पुरुष हैं, पुलिस महकमे में पुरुष हैं, सभी जगह पुरुष हैं, और पुरुष के वजह से ही महिलाएं हैं। महिलाएं अपने लेवल पे इस तरीके की इक्वालिटी जो आज बात करती है, फेमिनिज्म की जो बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पुरुष के साथ ही हैं, पुरुष के बगैर उनका भी अस्तित्व नहीं है। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है, और यदि ये सब चीज़ बराबर का कानून होगा तभी कहा जाएगा कि कानून अंधा नहीं है। देवला जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपसे कई सारे हजारों लाखों लोगों को पता लगेगा कि आपने कैसे अपने आप को संघर्ष करके अपने आप को बाहर निकाला। आप पुलिस में भी गए, जेल में भी गए, आपने न केवल अपने आपकी शारीरिक प्रताड़ना झेली बल्कि आपके परिवार वालों ने भी प्रताड़ना झेली। इनके मम्मी पापा बहन भाई जिनका कोई जुर्म नहीं था, उन्होंने भी वहां पे जाकर के पुलिस से पिटाई खाई वर्बली, और उसके बाद में 7 साल तक इन्होंने झूठे मुकदमे लड़े, तब जाकर के ये बरी हुए। और वो 7 साल में इन्होंने जो प्रताड़नाएं झेली उस पर क्वेश्चन मार के कि उसका कंपनसेशन कौन देगा। ये सब कुछ जान करके हमें बहुत अच्छा तो नहीं लगा कि आपने कैसी जिंदगी जी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि आपने उठे, निकले, और आपने उससे लड़ करके लोगों को टॉर्च लाइट दे करके रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया। दशरथ जी, हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल शायद आप देखते होंगे अतुल सुभाष बहुत है, पुनीत खुराना बहुत है, कई सारे बच्चे हैं जो यंग एज के हैं, पैसा कमाते हैं, बेचारे पढ़ते हैं, शादी करते हैं, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में जाके जॉब करता है जी। वो परिवार के साथ तो नहीं रह सकता, वहां जाकर के अकेली वाइफ के साथ रहता है, और वाइफ उसे जो टॉर्चर करती है दिन और रात, वो अपने घर पे मम्मी पापा को भी नहीं बता पाता, ऑफिस में भी नहीं बता पाता, दोस्तों को भी नहीं बता पाता, इज्जत की वजह से, और एक दिन वो आकर के अपनी आत्महत्या करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को संघर्ष करें और कैसे जीतें? कुछ मैसेज उनके लिए। मेरा मैसेज ऐसा है पूरा भारत देश के पुरुष वर्ग के लिए, मैं ये जरूर कहूँगा, सरकार कहे या नहीं कहे, सरकार तो बहरी सरकार है, वो सुनेगी भी नहीं, आज तक नहीं सुना और ना सुनेगी। ये अतुल सुभाष का जो कांड हुआ वो यहाँ तक आ गया होगा, यानी प्रोसीडिंग के बारे में, ये न्याय प्रणाली का सर्वोपरि ऐसा बोलते हैं, तो न्याय बराबर है, प्रणाली का जो बोलते हैं वो सिस्टम वो गलत है, वो उसको मैं नहीं मानता हूँ। न्याय सर्वोपरि है, प्रणाली चौकड़ी बराबर। तो सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया तब जाके थोड़े बहुत बाहर आए, मगर हाँ जागा, मगर ऐसा तो अतुल सुभाष जैसा तो रोज का पर डे 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं एवरी डे। ये मैं नहीं कहता हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है मेरे पास, मैं एनजीओ ऐसे लेके नहीं बैठा हूँ, बराबर मैं ध्यान ही यही रखता हूँ। वेरी अलार्मिंग फिगर ये जो बोल रहे हैं, कितने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं शायद सबको पता नहीं लगता है। कुछ पुरुष हैं जिनके वीडियोस बाहर निकल के आते हैं, लेकिन हजारों पुरुष महीनों में। अभी मैंने एक पत्र भी भेजा हुआ है, पार्लियामेंट में भी भेजा हुआ है, लॉ कमीशन में भी भेजा हुआ है कि भाई ये अतुल सुभाष जैसे हर रोज 200 पुरुष आत्महत्या करते, उसका क्या? वो तो पढ़ा लिखा था, उसने अच्छा लिखा था, वो तो बाहर आ गया, मगर पत्रकार भी अभी मेरे पास एक ऐसा किस्सा था 2015 का 11-12 में, वो
हर एक आदमी था, वो वकील भी था और जर्नलिस्ट पत्रकार भी था। टीवी 9 का पत्रकार था, उसका नाम था हर्षद मल्होत्रा। पूरी दुनिया का ध्यान रखता था, उसके घर के अंदर वो ध्यान नहीं रखा था। उसने 2 बच्चा था, एक लड़की थी एक लड़का था। वो 15 साल का था और 13 साल की बच्ची थी। उसने भी पंखे पे लटक के आत्महत्या किया। तब जाके सरकार ने क्या कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। वो जर्नलिस्ट था टीवी 9 का, वो हर एक का लोगों को सवाल करता था। और उसके वो बूम जो आता है वो घर में बैग में रख देता था। पत्नी के आगे कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। वो जानता था कि कानून सख्त बनाया हुआ है और कानून मुझे, मेरी माँ और मेरी बहनों को सबको अंदर कर देगा। और वो भी पढ़ी लिखी हुई थी, वो कोर्ट के अंदर सर्विस कर रही थी उसकी वाइफ। हाँ, वो डरता था। मगर ये वो भी हर्षद मल्होत्रा को सोचना चाहिए कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है, लड़ लेंगे। मगर उसके में हिम्मत नहीं थी। उसने सुसाइड 15 पेज या 16 पेज का सुसाइड नोट लिख के वो आत्महत्या किया हुआ उसने भी। दोस्तों, हर्षद जैसा व्यक्ति जो कि एक पत्रकार था, समझदार था, हजारों लोगों की आवाज निकालता था, वो खुद की आवाज नहीं निकल पाया। दरअसल दूसरा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 1994 में 95 में यहाँ एक गड्ढा नाम का व्यक्ति था, महेंद्र गड्ढा। वो नारायणपुरा में रहता था। वो हेल्थ क्लब का वो चलाता था, जिम। तो बहुत अच्छा पैसा कमाया दोनों मियाँ बीवी ने, पति पत्नी ने। तो उसने ऐसा सोचा कि भाई अपने इतना सारा पैसा दूसरा जिम खोल देवे, अपने बना देवे। तो CN विद्यालय है ना, वहाँ पे एक जिम खोला। फिर वो एक मैनेजर रखा। तो वो पत्नी ने मैनेजर के साथ दोनों इकट्ठा करके पति को उसको मार डाला। ऐसा किस्सा? हाँ। तो उसका क्या, अब वो जो पुरुष था जो उसके साथ में, तो उसको तो पूरा आखिरी जिंदगी जेल रहा, आजीवन कैद। और जो पद्मिनी जो महिला थी उसको 2 साल सजा किया। तो हाँ, वो 2 साल में बाहर आ गई। ऐसा क्यों? कानून में कितना अंधेर है, ये मैं प्रूफ लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। कहावत है कि क्राइम हैज नो जेंडर। क्राइम में जेंडर नहीं होता, चाहे वो पुरुष या महिला। हाँ, उनको जो सजा है वो बराबर होनी चाहिए, बराबर की होनी चाहिए। नहीं है। हाँ, दिस इज अ वेरी बिग गैप। तो हाँ, देवराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। दरअसल ऐसा लग रहा है आपसे बात करते जाएं, बहुत सारी कहानियां आपके पास में, बहुत सारा अनुभव है और हजारों लोगों को इससे शिक्षा मिल सकती है। पर मैं यही बोलूंगा कि यदि किसी को इस तरीके का हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। और आपका जो नंबर है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, नंबर। जी। और अंत में कोई एक सेंटेंस आप बोलना चाहें लोगों को? बस मैं क्या बताऊं, लोग बुद्धिशाली है, समझदार है। खाली समझदारी यही करना है कि आप पढ़ो, कायदा कानून का ज्ञान लो, वो सर्वोपरि है। आप कहीं पीछे हट नहीं होंगे। और सोच समझकर शादी करना, बैकग्राउंड सब देखना चाहिए। ये दोनों आंखों है अपनी, टेलीस्कोप और बायोस्कोप। एकदम नजदीक का देखना चाहिए, एकदम दूर का देखना चाहिए। ये दोनों आंखों ये काम करती है, बराबर। तो अपने दोनों आंखों से नजदीक का नजदीक देखो, बारीक का दूर देखो, कहीं पीछे हट नहीं होंगे। और कानून का ज्ञान लो। बस यही मैं सबको मेरे नमस्कार कहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर है। दरअसल देखिए, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बात बताई। टेलीस्कोप और बायोस्कोप है हमारी दोनों आंखें। तो आप जहाँ पर भी रिश्ता करने जाते हैं, किसी भी मैट्रिमोनियल साइट से करते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू करते हैं, पहचान के थ्रू करते हैं, तो आप उसकी जांच परख जरूर करिए। और जैसा इन्होंने बताया कि टेलीस्कोप बायोस्कोप मतलब आप उसको, उसके खानदान को, उसके सारी चीज़ों को देखिए। और आज किसी को भी जानना परखना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आपके पास में सोशल मीडिया है। तो आप समय लीजिए, जानिए, परखिए। और दूसरा जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था वो ये मैसेज था कि आप कुछ भी महकमे में हैं, कोई भी आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको कभी भी लपेटा जा सकता है। और हमारे यहाँ का कानून अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो बाइज्ड है। वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर अभी जोर दे रहा है, लेकिन उस सशक्तिकरण में पुरुष कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है, जिसको आवाज उठाने की हमें जरूरत है। जी देवराज जी, बहुत बहुत नमस्कार। और हम चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है और आपका जो काम है इसी तरीके से फले फूले और आप हजारों लोगों को मार्गदर्शित करके उनकी ज़िंदगी में बाहर लाएं, उनको उनकी ब्लेसिंग्स आपके परिवार को मिले। थैंक यू सो मच। खूब खूब धन्यवाद आपको भी। इट्स माय प्लेजर। खूब धन्यवाद। थैंक यू। और ये मेरी आवाज़, मैं एक बात कहना भूल गया, भारत देश के 4 स्तंभ है, बराबर। न्याय प्रणाली का, कार्य प्रणाली का और ये विधायिका
3 तो हमारे लिए मर चुके हुए, एक की स्तंभ ऐसा है जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो सोशल मीडिया जो बोलते हैं वो समाज तक बात पहुंचा दे। खूब आपको खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारी कहानी इस बार की यहीं ख़त्म होती है और अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे, आपके साथ में हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में। तब तक के लिए